fourth chapter of module A, visible. Okay, great, great. Okay, so I guess everyone's here now, so we'll start with the class. So this is branch profitability. यस, तो इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या है। बाकी सारा तो ये टॉपिक जो भी है चैप्टर इसमें थियोरेटिकल है। मेनली इंपॉर्टेंट है हम लोग को रिटर्न और एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE एंड ROA जिसको बोलते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हमें समझना है। बाकी सारी चीजें इसमें क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी दी हुई है, बैंकिंग हिस्ट्री से रिलेटेड है, किस तरीके से इंडियन बैंकिंग डेवलप हुआ, फिर एफिशिएंसी बैंक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, एंड फाइनली यस दीज फॉर्मूलेज, इनको कैसे अप्लाई करना है, ये हमको इम्पोर्टेंट समझना है। तो पहले हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैंकिंग की डेफिनेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में दी हुई है। That is the accepting for the purpose of lending or investment. This is banking activity. We know this definition very well. We know about this act. इसमें section 5(1) में दिया हुआ है कि banking is the activity of accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money. So banks deal with the public. Banks public से deal करते हैं. They take deposits, give out loans. Also इन्हीं deposits से banks क्या करते हैं? Banks invest करते हैं, right? So these deposits are repayable on demand, withdrawable by check, draft. अब उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग का कौन से टाइप का डिपॉजिट है, वेदर इट इज अ सेविंग्स डिपॉजिट और इट इज अ फिक्स डिपॉजिट, वो उस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये डिफाइन करता है ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू कैरी आउट। अब पहले इसमें कुछ एक्टिविटीज थी जो कि अलाउड नहीं थी, बट नाउ विद द चेंजिंग टाइम्स, विद द चेंजिंग सिनेरियो एंड डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, अदर सर्विसेज जिसको बोला जाता है, अदर सर्विसेज जिसमें क्रॉस सेलिंग आता है, अप सेलिंग आता है, बैंक्स म्यूचुअल फंड्स में भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मेनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो दीज आर बीइंग टेकन अप बाय द बैंक्स। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7, इसमें दिया गया है एनी अदर एंटिटी जो कि बैंकिंग बिजनेस में नहीं है, वो बैंकर, बैंकिंग या बैंक, ये तीन टर्म्स यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जितने भी बैंक्स को डिफाइन किया गया है हम लोग के यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, जो रजिस्टर्ड है, वो बैंकिंग एक्टिविटी कैरी नहीं कर सकते। वो क्या नहीं है, बैंक, बैंकर या बैंकिंग, ये टर्म्स अपने नाम में यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो फॉर टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दे हैव टू यूज एनी वन ऑफ सच टर्म्स। उनको इन तीनों टर्म्स में से एक ना एक टर्म यूज करना जरूरी है, तभी वो बैंकिंग बिजनेस इंडिया में कंडक्ट कर सकते हैं। देन सेक्शन 7(2) ये स्टेट करता है नो अदर इंडिविजुअल ग्रुप और फर्म्स दे कैन यूज दिस टर्म्स। बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी जब तक वो बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये टर्म यूज नहीं कर सकते। सो सेक्शन 7(1) याद रखना जरूरी है, 7(2). अब आप ये लोग ये आप पूछ सकते हो ना कि ये एग्जाम में आएगा क्या, सेक्शंस याद करने हैं? तो दो तीन सेक्शंस हैं जिनको याद रखना जरूरी है, राइट? पहला तो डेफिनेशन किस में दिया है, दूसरा बैंक, बैंकिंग और बैंकर, ये टर्म्स किसके अंदर यूज कर सकते हैं, 7(1) के अंदर, और कौन सी सेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकती हैं बाकी कंपनीज, दैट इज अंडर 7(2). ये हो गई डेफिनेशंस। देन डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, सो वी टेक दिस एज 3 phases। अर्ली फेज, अर्ली फेज जिसमें हम लोग ब्रिटिशर्स के पहले की बात करते हैं, राइट? जब हम लोग के यहाँ ब्रिटिशर्स थे, तो दीज आर 1770 to 1969, दिस इज द फर्स्ट फेज, अर्ली फेज। देन वी हैव द इंडिपेंडेंस फेज, या फिर इसके बाद इसको हम लोग नेशनलाइजेशन फेज कहते हैं। इसमें बहुत सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था from 1969 to 1991, and then we have the liberalization or the banking sector reforms phase। नरसिम्हम कमेटी आई थी ना, नरसिम्हम कमेटी ने बैंकिंग रिफॉर्म्स दिए थे, तो उसके अंदर 1991 के बाद से जो होता है उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन फेज। तो ये तीनों फेज याद रखते हैं। अर्ली फेज क्या होता है, नेशनलाइजेशन फेज क्या होता है, और लिबरलाइजेशन फेज, और उनके ईयर्स कब से कब तक ये चला था। तो फर्स्ट वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस एरा और द अर्ली फेज, राइट? अर्ली फेज की बात हम लोग जब करते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंस के पहले,
First Bank of India was the Bank of Hindustan. Very important. Established in the year 1770, and it was located in Calcutta. Calcutta में located था Bank of Hindustan in 1770. पर बहुत सारी problems थी. There was lack of capital. देन उसके अलावा क्या, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स नहीं थी, सेविंग्स हैबिट लोगों में नहीं थी, एंड मोर ओवर ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग द बैंकिंग सेक्टर. तो उससे क्या हुआ कि अब इन 1832 द ऑपरेशन ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान वर सीज. वो ऑपरेशंस खत्म हो गए थे और बैंक बंद हो गया. उसी टाइम पे ओवर 600 बैंक्स आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में देवर 600 banks that were registered in the country, but again for the same reasons, lack of capital, no savings habit, investors invest नहीं कर रहे थे, then government का भी इस पे भरोसा नहीं था. Moreover, Britishers were not really interested in developing the nation, so only a few managed to survive. ठीक है. और कौन कौन से बैंक्स थे? द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास. ठीक है. इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? बस ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्टैब्लिश किया गया था इन कैलकटा. दिस वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन आ सकता है. फिर राइट, ये इंपॉर्टेंट है. देयर वर थ्री बैंक्स दैट वर established by the ईस्ट इंडिया कंपनी. बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. ये तीन बैंक्स को साथ में बोला गया प्रेसिडेंशियल बैंक्स. ये क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में थे. बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में स्टैब्लिश किया गया था. फिर क्या हुआ? इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया इनटू वन सिंगल बैंक इन 1921. दैट वाज नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो थ्री बैंक्स, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में थे, प्रेसिडेंशियल बैंक्स बोला गया, मर्ज कर दिया गया इनटू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर नेशनलाइज्ड, तभी नेशनलाइज नहीं था, इन द ईयर 1955 एंड वाज नेम्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दिस वाज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल. ये तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग को ऑलरेडी ये चीज पता होगी, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक करेंटली. राइट. फिर उसके बाद हम लोग के पास आता है कि हम लोगों ने ये देखा कि हिस्ट्री क्या थी. हम लोग ने प्री इंडिपेंडेंस एरा की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से बैंक्स का डेवलपमेंट हुआ था. फिर उसके बाद 1955 में ही जब एसबीआई को बनाया गया इन द ईयर 1955, उसके बाद ही बहुत सारे जो बैंक्स थे उनको स्टैब्लिश किया गया. दीज वर द इंडिपेंडेंस बैंक ऑफ इंडिया. मतलब जो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनको स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया गया था. मतलब उसके पहले कौन कौन से? इलाहाबाद बैंक इन द ईयर 1965, पंजाब नेशनल बैंक 1865, 1894. इन सबके नाम याद रखना जरूरी नहीं. मतलब अगर आपको बस ये याद रख लो कि कौन से थे प्री इंडिपेंडेंस में, ईयर याद रखना जरूरी नहीं है. इसमें क्रोनोलॉजी नहीं आएगा या पूछा नहीं जाएगा इन विच ईयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश या विच ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा. इतने सारे ईयर्स याद रखना पॉसिबल भी नहीं है. बस ये हम लोग के प्री इंडिपेंडेंस के टाइम, ये हम लोगों के प्री इंडिपेंडेंस के टाइम के बैंक्स हैं. ठीक है. तो ये हो गया प्री इंडिपेंडेंस. क्या क्या याद रखना है? ये फर्स्ट बैंक, प्रेसिडेंशियल बैंक, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और इन बैंक्स की लिस्ट अगर देख लो, ये जो सिक्स बैंक्स हैं जिनको प्री इंडिपेंडेंस में स्टैब्लिश किया गया था, जो आज भी वर्क कर. ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है इंडिपेंडेंस पीरियड. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा फास्ट क्यों जा रही हूँ? बिकॉज ये सारी चीजें हैं जिनको याद करो. दिस इज थ्योरेटिकल. राइट. आप अभी सुन लो एक कहानी की तरह, बाद में रिवाइज करना. तो इनको जो जो पॉइंट्स है बोला गया हमने कि इंपॉर्टेंट है उनको याद करना. ठीक है. थ्योरेटिकल. फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्री बैंक्स वर लेड प्राइवेटली. प्राइवेट बैंक से नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था. एंड द पीपल बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स. मतलब कि बैंकिंग एक्टिविटीज बहुत वाइड स्प्रेड नहीं थी. एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में बैंकिंग, दिस वाज बेसिकली टू केटर द कॉर्पोरेट क्लास और द ब्रिटिश क्लास. तो फिर यहाँ पे जो रूरल क्लास था या फिर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो बैंकिंग को
यूज नहीं कर रही थी, वो बैंक्स को यूज नहीं कर रही थी। देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज द बैंक्स। दिस वाज द रेवोल्यूशनरी स्टेप। बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो nationalized। देन इन द ईयर 1955 हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, जब इंपीरियल बैंक से उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट 14 other banks were nationalized between the time duration of 19 this is the first phase। दिस इज द फेज वन ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जहां पे इन सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, कौन कौन से? देयर वर 14 बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड। आरबीआई क्रिएटेड एंड नेशनलाइज ऑन दी सेम है, नहीं आरबीआई का क्रिएशन अलग टाइम पे हुआ था, 1905। आरबीआई कब बना था आप लोग बताओ? 1905 बताइए। 1905 या 1935? 34? 1934 ओके। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 1935 था। 1935 मुझे 5 याद आ, 1935 था। पहले ना 1934 में, 1934 आप बता रहे हो ना, उसमें आरबीआई एक्ट आया था। 1934 आरबीआई एक्ट आया था एंड देन इन अप्रैल 1935, हाँ देखिए 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया था। 1935 आरबीआई एक्ट 1934, यस। नेशनलाइज इसको भी किया गया था बाद में 1949। क्लियर? ओके, हाँ जी। फिर उसके बाद ये 14 बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज किया गया था इन द ईयर 1969। कौन कौन से हैं? सारे याद नहीं रह रहे, कोई बात नहीं, बस ये याद रख लो 14 बैंक्स को फर्स्ट फेज नेशनलाइजेशन का हुआ, जिसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। कब? 1969 में। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भूल रहे हैं तो हमने इस चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं। ये हो गया। फिर 1980 ये आया सेकेंड फेज, मतलब सेम ही फेज मान सकते हैं, बट ये सेकेंड टाइम हुआ जब नेशनलाइजेशन बैंक हुआ। 6 बैंक्स वर नेशनलाइज, पहले 14 फिर 6। 14 को नेशनलाइज कर दिया गया 1969 में। 6 अदर बैंक्स वर nationalized in the year 1980 and now nationalized banks were total 20। ठीक है, कौन से 6 बैंक्स है जिनको नेशनलाइज किया गया? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक। मतलब अब इसको भी याद रखना है, 1969 में 14 एंड 1980 में 6। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जरूर आएगा, इन हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, या तो डायरेक्टली पूछेगा या फिर स्टेटमेंट्स पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उसमें अगर आपको दे दिया गया कि 20 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 तो गलत हो जाएगा, तो आपको याद रखना 1969 में 14, 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। देन सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर आल्सो नेशनलाइज्ड, जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उनको भी स्टैब्लिश किया गया था। इन विच ईयर? इन 1959। ये भी याद रखें, 1959 में सब्सिडीज ऑफ एसबीआई को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई याद रखने को। 1959 में 7 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर नेशनलाइज। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड आ जाता है, लिबरलाइजेशन पीरियड, 1991 टिल के आज के टाइम तक हम लोग जो लिबरलाइजेशन नॉर्म्स थे उनको यूज करते हैं। सबसे बड़ा जो लिबरलाइजेशन के लिए था ना, वो था कि प्राइवेट सेक्टर को वापस था। क्या हुआ? नेशनलाइजेशन किया गया इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर नेशनलाइज, बट प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं कर रहा था। ऑल्सो फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर भी वर्क नहीं कर रहा था। देन गवर्नमेंट इट अंडरस्टूड, उसको रियलाइज किया कि नहीं यार, प्राइवेट सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, फॉरेन सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर लिबरलाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप उस टाइम का थोड़ा डेटा देखोगे ना, तो एनपीएस बहुत हाई थे, प्रॉफिट्स बहुत कम थे, बैंक्स पे डेट बहुत ज्यादा था। तो इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए कमिटी सेटअप की गई अंडर एम नरासिम्हा। नरासिम्हम कमिटी सेटअप की गई एंड
बैंकिंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस। हमने IEIFS में पढ़ा था ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है भी नहीं सिलेबस में डिटेल में पढ़ने को। बस रिफॉर्म्स थे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। RBI गेव लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये याद रखना जरूरी। 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को RBI ने लाइसेंस दिया टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द कंट्री। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ICICI बैंक, IDBI टाइम्स बैंक, टाइम्स बैंक, ये सारे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम मत याद रखो। 10 बैंक्स को, पहले 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया था टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द कंट्री। ये है लिबरलाइजेशन पीरियड। अब लिबरलाइजेशन पीरियड में और भी चीजें हैं जो रिफॉर्म से दिए गए हैं, वो सारी चीजें, बट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली क्या हुआ था, फॉर द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, कंप्लायंस नॉर्म्स दिए गए थे कि भाई कंप्लायंस कर लो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट हैड टू बी फॉलोड सो दैट प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके लिए लिबरलाइजेशन पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाया गया था, ठीक है। तो ये है हम लोग की हिस्ट्री, दिस वॉज द कंप्लीट हिस्ट्री। अब इस टॉपिक, जो ये चैप्टर है, उसके मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अब ये जो हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा ना, ये हम लोग और भी चैप्टर्स में कई जगह देखेंगे कि आपको लोग की बुक में हिस्ट्री दी होगी, तो रिपीट नहीं करेंगे। इतनी ही चीजें थी जो कि याद रखनी है, बहुत ज्यादा कहानी दी हुई है, उसको याद नहीं है, ठीक है। इतनी ही चीजें हैं जो कि हमने इंपॉर्टेंट बोला है, वही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भी, और ज्यादा नहीं पढ़नी। फिर आ जाता है हमारे पास टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट। इन दोनों टर्म्स को समझने का बेस्ट तरीका, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज अ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, या फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव या फिर क्वालिटेटिव। प्रॉफिटेबिलिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इट इज इन्वॉल्विंग क्वालिटी। प्रॉफिट इज अ शॉर्टर कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, वो केवल ऑब्जेक्टिव या फिर नंबर्स में बात करता है कि इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, दोनों टर्म्स को एक की जगह दूसरी जगह ऐसे यूज नहीं करना है, दोनों टर्म्स डिफरेंट है। देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी से। Organizations that are more efficient will realize more profit as a percentage of its expenses, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, मनी दैट अ बिजनेस पुल्स इन। प्रॉफिटेबिलिटी होता है हम लोग का, जिसको टर्म सुना होगा आपने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं खर्चा कर रही हूँ 1,000 रुपए का, तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर मैं खर्चा कर रही हूँ 1,000 रुपए का और उसमें मुझको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1,200 का है, तब तो एफिशिएंट, तब तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट वाज डन बाय मी। लेकिन अगर मैं 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और उसमें मुझको केवल 600 रुपए मिल रहे हैं एज रिटर्न, तो ये घाटे में चला गया, है ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, इट मस्ट स्पेंड मोर टू जन। अगर ऐसा हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लेस एफिशिएंट है, देन इट विल मीन दैट इट मस्ट स्पेंड मोर टू जनरेट द सेम प्रॉफिट। और अगर एफिशिएंट है तो इट मस्ट स्पेंड लेस टू जनरेट द सेम प्रॉफिट, मतलब मोर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एक्सपेंसेस। अगर मेरा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, it is less than my profits, या फिर my profits are greater than my expenditure, then I will say that the company is having profitability, या फिर it is efficient, right? And profitability हमको बताता है whether the company will be successful or it will be a failure. फिर प्रॉफिट के 3 लेवल्स होते हैं, देर आर 3 levels of profit. These 3 levels of profit are gross profit, operating profit and net profit. अब फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट जिसको बोला जाता है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर इसको टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। एक और टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कहते हैं टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, इससे MCQ बन सकते हैं। टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी जिसको कहते हैं ग्रॉस सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस, हम लोग के टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस, ये सेकेंड लाइन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। तब ये सेकेंड लाइन ऑफ प्रॉफिट होते हैं आफ्टर टैक्सेस
एंड देन फाइनली जब हम लोग के सारे एक्सपेंसेस हम हटा देते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, देन वी कम एट द थर्ड, दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये हम लोग को दे देता है ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये हो जाता है हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। ये फर्स्ट लाइन होता है। हम लोगों की बैंक की जो भी बैलेंस शीट होती है या इनकम स्टेटमेंट होता है, उससे अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी ने सेल्स की है दिस मच, ठीक है, कंपनी की सेल्स है दिस मच, और उसका जो कॉस्ट आया है इट इज दिस मच। मतलब वन टेंस 100,000 10,000, 1 लाख का हम लोगों का हुआ है सेल्स, एंड 60,000 के हम लोग के हुए हैं जो कॉस्ट हुआ। तो फिर अगर ग्रॉस सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फिर टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये हम लोग को आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा 40,000। इस तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद रखो, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसी में अगर हम लोग को क्या निकाल लेना होता है? प्रॉफिट मार्जिन। किसी का भी अगर मार्जिन निकालना है, जैसे कि मान लीजिए ग्रॉस सेल्स का या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट एक ही चीज होती है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकालना। मार्जिन निकालने का क्या मतलब होता है? कितना परसेंटेज हम लोग का फायदा हुआ है। तो इसको 40,000 जो हम लोगों का आया, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से इंटू 100। ठीक है, तो ये 40% आ जाए, राइट? 40% आ जाएगा। मार्जिन निकालने का मतलब होता है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू है अपॉन टोटल इंटू 100, सेम परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल देते हैं हम लोग मार्जिन। मतलब कि फॉर एवरी 10 लाख या फॉर एवरी 1 लाख ऑफ कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग, जो भी सेल्स हम लोग का हो रहा है उस पर हम लोग को 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, 40%। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन, जब हम लोग टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सेकेंड लाइन, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम लोग ने फर्स्ट लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो जाते हैं? सेलिंग कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनको साथ में बोलते हैं SG&A। याद रख लीजिएगा, SG&A, सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जहां भी नोट कर रहे हो नोट करके ऐसे स्टार बना दो। ठीक है, ये होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 40,000 आया था, हम लोग ने जब कैलकुलेट किया तो 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया था। मान लीजिए हम लोग का SG&A है 20,000, तो 40,000 माइनस 20,000 बचा 20,000। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई डाउट है यहाँ पे? मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए। आप बताओ, कोई डाउट है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चैट में बताइए। नो? क्लियर? ठीक है, सिंपल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें से हम लोग के जो SG&A कॉस्ट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20,000 आ गया। सिमिलरली प्रॉफिट कैसे, हम लोग अगर इसका मार्जिन निकालना होगा, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे निकाला, मार्जिन निकालने के लिए क्या करोगे? 20,000 अपॉन टोटल सेल्स, 20% आ जाएगा, है ना? ये 20% आ जाएगा। मार्जिन निकालने का वही तरीका है, डायरेक्टली उसको परसेंटेज निकाल। एंड देन फाइनली जो थर्ड लाइन या फिर इसको बॉटम लाइन भी कहते हैं, थर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नेट प्रॉफिट। इसमें से सारे एक्सपेंसेस निकाल देते हैं। कौन से एक्सपेंसेस? टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। व्हेन ऑल आर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड, उसके बाद भी क्या हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच रहा है, वो हमको कौन बताएगा? वो बताएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आया था 20,000, राइट? 20,000 मान लीजिए टैक्सेस एंड इंटरेस्ट है 10,000। ठीक है, तो अब कितना बचा? रुपीज
10,000 ही बचा हमारे पास, जो कि हम लोग का नेट प्रॉफिट हो जाता है। ये जो हो जाता है ये फाइनल लाइन होता है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ प्रॉफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में SG&A आता है, एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तीनों चीजें आ जाएंगी। फिर अब ये दोनों चीजें जो आ जाती है, ROA एंड ROE, है ना, ROA एंड ROE। प्रॉफिट का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, ये तो हम लोग को समझ में आ ही गया। हम लोग जितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसमें से अगर हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा है, यानी कि हम लोग की इनकम ज्यादा जनरेट होती है, इफ एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो हम लोग का पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। जितना हम अर्न कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, बैंक्स की बात की गई है। बैंक्स इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स बाय यूजिंग लेवरेज और गियरिंग, extent to which the bank funds its assets with borrowings rather than equity। अब इसका क्या मतलब होता है, बैंक्स के पास दो तरीके होते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के। एक होता है असेट्स, दूसरा होता है इक्विटी। एक होता है असेट्स, दूसरा होता है इक्विटी। असेट्स क्या होता है, इनकम दैट इज अर्नड ऑन द सर्विसेज। जैसे कि बैंक लोन दे रहा है, लोन पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, वो बैंक का असेट हो जाता है। तो बैंक के असेट्स क्या हो गए, लोन हो गए। उसके अलावा बैंक क्या करता है, बैंक इन्वेस्ट भी करता है। नाउ दीज रेशियोज, रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, these are important ratios if we want to study how strong an organization is working। चाहे हम लोग बैंक्स की बात कर रहे हो या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन से इंडस्ट्रियल है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग केवल एक रेशियो नहीं देखते। अगर हमने देख लिया कि ROA बहुत हाई है और हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो गलत हो। हमको सारे रेशियोज को देखना है, हमें रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखना है, हमें उसका स्प्रेड भी देखना है, सारी चीजें। तो ये कुछ रेशियोज है जो कि हम यूज करते हैं देखने को कि कितना प्रॉफिट में या कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है वो इंस्टीट्यूशन। तो बिकॉज ऑफ लेवरेज बैंक्स अर्न अ मच लार्जर रिटर्न ऑन इक्विटी देन दे डू ऑन असेट्स। मतलब कि बैंक्स जो इंटरेस्ट पे अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा वो अर्न करते हैं जब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब वो इक्विटी का यूज करते हैं। ठीक है, और लेवरेज क्या बताता है, लेवरेज बताता है डेट, है ना, मतलब हाउ मच डेट द बैंक हैज टेकन रिलेटिव टू इट्स द कैपिटल दैट इज ओन। तो मतलब कितना डेट लिया है बैंक ने। इन्वेस्ट, अगर बैंक क्या कर रहा है, बैंक इन्वेस्ट तो कर रहा है, अगर बैंक इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है बट उसके साथ में इन्वेस्ट किससे कर रहा है, और ज्यादा लोन्स लेकर, तो ये गलत हो जाए, है ना। अगर बैंक अपने कैपिटल को यूज करके या फिर लोन्स को यूज करके इन्वेस्ट कर रहा है तो लेवरेज होता है। लेवरेज रेशियो जिसको बोला जाता है ना, हाउ मच डेट द बैंक हैज टेकन, कितना डेट बैंक ने दिया है, तो वो लेवरेज रेशियो हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ लेवरेज बैंक्स अर्न अ मच लार्जर रिटर्न ऑन इक्विटी देन दे डू ऑन असेट्स। अब इस पे आ जाते हैं, बैंक के असेट्स क्या क्या होते हैं, लाइबिलिटीज प्लस बैंक कैपिटल, मतलब बैंक की लाइबिलिटीज और बैंक के कैपिटल ये उनकी असेट्स हो जाते हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। तो return on asset is determined by the amount of income that it earns on the net interest income and fees on its services। रिटर्न ऑन एसेट से ही हुआ ना, बैंक अगर लोन दे रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट कम्स अंडर द नेट इंटरेस्ट इनकम। लाइबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होता है इधर,
अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? नॉट ऑडिबल? आ रही है, ओके। ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया था कि बैंक के असेट्स तो केवल उतने ही होते हैं जो वो लोन देते हैं, सिक्योरिटीज होती है उनके पास या फिर रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि बैंक के असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस द बैंक कैपिटल। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज का मतलब हम लोग के डिपॉजिट्स नहीं होंगे, बिकॉज डिपॉजिट्स तो किसी और को ओन करते हैं। वो तो उनको जो भी डिपॉजिटर्स आ रहे, पब्लिक आ रही है, उनको ओन करते हैं। यहाँ पे इनका मतलब वही होगा, जितने भी ये लोन्स या फिर रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब ये होगा कि अगर किसी ने लोन लिया, उसके बदले में उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रखी है, तो उसका यहाँ पे मतलब हुआ कि बैंक्स के असेट्स में क्या क्या आ गया। ठीक है, तो लाइबिलिटीज प्लस बैंक्स कैपिटल, उनके लोन्स के अलावा बैंक के पास जो जो असेट्स हो जाते हैं। ठीक है। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप मुझे मैसेज यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अभी अभी क्लियर आ रही है ना? एकदम क्लियर आ रही है आवाज? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? क्लियर साउंड, ठीक है। हाँ, तो बैंक्स के एसेट्स में बस ये याद रखिए कि हम लोग के पास लोन्स, रिजर्व और सिक्योरिटी है। हाँ, हम लोग रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करेंगे कि मतलब हम लोग के जितने भी एसेट्स हैं उसमें बैंक रिटर्न मिल रहा है। तो दो चीजें हम लोग के पास पास होते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम और दूसरा होता है एवरेज टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट इनकम हमको बैंक की इनकम शीट से मिल जाती है, इनकम शीट से मिल जाती है, और एवरेज टोटल एसेट्स बैंक की बैलेंस शीट से मिल जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप यूज कर सकते हो, ये पब्लिकली भी होता है, अवेलेबल होता है। तो फिर नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फीस ऑन इट्स सर्विसेज, ये हुआ बैंक का इनकम, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम डिपेंड्स पार्टली ऑन द इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, which is the average interest rate earned on its assets minus the average interest rate paid on its liabilities। अब अगर बैंक लोन्स पे एसेट अर्न कर रहा है तो वो डिपॉजिट्स पे एसेट दे भी रहा है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, कुछ कुछ सेविंग्स डिपॉजिट पे भी थोड़ा सा लो इंटरेस्ट रेट देता है। तो फिर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दैट इज इट अर्न्स माइनस द इंटरेस्ट दैट इट पेज। जो इंटरेस्ट अर्न किया गया और जो इंटरेस्ट पे किया गया उसके बीच का डिफरेंस, ये हो जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम, राइट। एंड इसी के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग का जो ये इंटरेस्ट रेट स्प्रेड होता है। फिर इंटरेस्ट रेट मार्जिन, हाउ वेल द बैंक इज अर्निंग इनकम ऑन इट्स असेट। अब ये फिर से मार्जिन की बात हो गई, यानी परसेंटेज। हाई नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन इंडिकेट्स अ वेल मैनेज्ड बैंक। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी, इफ वी आर अर्निंग, इफ एज अ बैंक, अगर मैं बैंक हूँ, मैं ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रही हूँ जितना कि मैं पे कर रही हूँ, if I'm earning more interest than I'm paying, then it means that it is a well managed bank। और if my net interest margin is higher, तो ये सारी चीजें याद रखें। ठीक है, कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट अर्नड ऑन इट्स एसेट्स माइनस द एवरेज इंटरेस्ट रेट पेड ऑन इट्स लाइबिलिटी। इसीलिए हम लोग, आपने अगर ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की होगी तो फिर उसमें सर ने बोला भी था, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें तो बहुत सारे टर्म्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज से ही है ना। नेट नेट का मतलब होता है माइनस करना, नेट का मतलब होता है माइनस करना। तो इनकम दैट इज अर्नड माइनस इनकम दैट इज पेड, इंटरेस्ट दैट इज अर्नड माइनस इंटरेस्ट दैट इज पेड, वो हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर ये हाई होगा तो इसका मतलब बैंक्स को ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहा है। एंड फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल असेट्स। नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट। फिर ये फॉर्मूला देख लो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रिटर्न ऑन असेट्स को। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? एवरेज इंटरेस्ट रेट माइनस on received on assets minus average interest rate paid on liabilities। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लाइबिलिटीज।
या फिर इंटरेस्ट अर्नड ऑन सिक्योरिटीज एंड लोन्स, ये एसेट्स का क्लासिफिकेशन दे दिया, माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरिंग्स, दैट इज द लाइबिलिटीज फॉर द बैंक्स। एंड फिर जब हमने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिटर्न ऑन असेट, यानी कि जो नेट इनकम है अपॉन एवरेज टोटल एसेट, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। इसी को और उन्होंने ओपन कर दिया, तो फी इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि याद रख, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि याद रखना जरूरी है, राइट। फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने एवरेज टोटल एसेट्स दिया हुआ है, इसको भी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, टोटल एसेट्स एट स्टार्टिंग ऑफ द फिस्कल ईयर प्लस टोटल एसेट्स एट एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। एवरेज का मतलब होता है, इफ वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टू गिव्स अस द एवरेज। तो टोटल एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर प्लस टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर डिवाइडेड बाय टू, ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज टोटल एसेट्स। तो दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई, नेट इनकम कैलकुलेट हो गई यहाँ से, एवरेज टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो गया यहाँ से, डिवाइड कर देंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मान लीजिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो हम लोग ने अर्न की है, इट इज लेट से 50,000, है ना। और एवरेज टोटल एसेट्स जो कि हम लोग ने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, एंड इट गिव्स अस अराउंड लेट्स से 70,000 या कुछ, राइट। 70,000 आ गया, तो कुछ 0.12 या कुछ ऐसा आएगा हम लोग के पास वैल्यू, उसकी परसेंटेज में हो जाएगी 12, तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा। तो उसी तरीके से बस सिंपली उन सारे वैल्यूज को जो दिया होगा उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम निकाल लेंगे, एवरेज टोटल एसेट्स निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर। क्लियर है रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्लियर है, इज इट क्लियर। क्वेश्चंस हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स या फिर फॉर्मूले, तो अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, बट ग्रुप पे ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अब वही सेम चीज, अगर रिटर्न ऑन असेट्स हायर है, इसका मतलब बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर है, हायर रिटर्न ऑन एसेट्स हायर प्रॉफिट। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो नॉर्मल बाकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉन फाइनेंशियल होती हैं, तो उन लोग का 10 to 15 के बीच में रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा माना जाता है। बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट्स कम होता है, अगर ऐसा 1 से 5% के बीच में भी रिटर्न ऑन एसेट्स है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए उसको अच्छा माना जाता है, बहुत हाई नहीं रहता। बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट्स इज नॉट वेरी हाई यूजुअली, ठीक है। तो इफ हायर रिटर्न ऑफ एसेट्स मींस हायर प्रॉफिट। सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज का हो सकता है, बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन इक्विटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का हायर होता है, ठीक है। ये हो गया रिटर्न ऑन एसेट्स। फिर हमारे पास आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी गिव्स हायर प्रॉफिट्स, हमने देखा था ना, बिकॉज ऑफ लेवरेज बैंक्स अर्न हायर प्रॉफिट्स ऑन द इक्विटी than they earn on its assets, right? It is the return that they earn on its investment and depends not only on the return on assets but also on the total value of the assets that earn income. Because हम जब invest कर रहे हैं, so we are owning those assets, we are owning those shares. तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इज earned on the investment, on the शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए दो कंपनीज हैं, इफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, राइट, कंपनी ए एंड कंपनी बी, कंपनी बी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लेट्स से इट इज 30%, एंड कंपनी बी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है इट इज अराउंड 40 और 50%, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बी इज अ स्ट्रॉन्गर कंपनी। लेकिन अगर बी ने इस इक्विटी को फंड करने के लिए डेट ज्यादा लिया है, 50% में से उसने हो सकता है कि 30% का डेट ही ले लिया हो, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इवन दो द रिटर्न ऑन इक्विटी इज हायर फॉर द कंपनी,
but it will not be profitable because it has taken higher loan. यही point यहाँ पे दिया गया है. To purchase more assets, a bank needs to pay with it either with more liabilities or with bank's capital, right? So if the owners want to earn a greater return, they would rather use liabilities than their own capital because this greatly increases their return. तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या तो वो लोन ले रहे हैं या फिर अपना खुद का कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो उनके पास डेट क्रिएट हो रहा है, ज्यादा लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहा है. इसको कहा जाता है लेवरेज. ठीक है. When banks increase its liabilities to pay for its assets, it is using leverage. Otherwise, a bank's profit would be limited by the. अगर वो केवल अपने इंटरेस्ट से ही इन्वेस्ट कर रहा है, अपने इंटरेस्ट से ही असेट्स को खरीद रहा है, तो वो लिमिटेड होगा. बट इफ इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स इक्विटी, सो इट विल टेक लोन्स, इट विल इंक्रीज इट्स डेट्स फॉर हायर प्रॉफिट. ठीक है. तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. हायर इक्विटी मीन्स हायर लेवरेज और हायर लोन दैट इट टेक्स. तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं. तो अगर बैंक बहुत ज्यादा लोन ले लेगा फॉर मोर इक्विटी, तो वो भी उसके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, प्रॉफिटेबल पॉइंट नहीं होता है. ठीक है. राइट. तो अब हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड. पहले लेवरेज रेशियो होता है बैंक्स असेट बाय बैंक कैपिटल, हाउ मच बैंक assets they are owning divided by the capital that it owns. Using this we can calculate the return on equity. हम लोग के पास अगर लेवरेज रेशियो है, कैसे, पहले आरओए कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय द लेवरेज रेशियो. रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू द लेवरेज रेशियो. रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, नेट इनकम बाय बैंक एसेट्स. लेवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक एसेट्स बाय बैंक कैपिटल. इसको हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल. बैंक एसेट कट हो जाएगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल. दिस विल गिव अस द रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है. आरओई ये हम लोग हो जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज रेशियो. क्लियर. क्लियर. हायर लेवरेज, ये भी पॉइंट देख लो, हायर लेवरेज मीन्स हायर रिस्क. हायर रिस्क. बताइए, फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है. बोलो क्लियर. बाकी लोग भी बताओ. बताइए, बाकी लोग बताइए. ठीक है. अब क्या होता है कि नेट इनकम विल इंक्लूडेड यहाँ पे. हाँ ना, नेट इनकम यूज कर रहे हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब इस लेवरेज की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर बैंक्स को फीस प्लस नेट इंटरेस्ट माइनस, हाँ 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 यही होता है नेट इनकम का. हम लोग का जो फॉर्मूला था ना, जो यूज किया था यहाँ पे, ये वाला, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटी, सेम फॉर्मूला. ओके. राइट. अब इसकी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से देखिए, मान लीजिए लेवरेज रेशियो इज 20:1. मतलब कि बैंक्स जो असेट्स यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स बैंक कैपिटल, इट इज 20:1. और वी कैन ऑल्सो से इट इज ₹100 to 5. सेम हो जाएगा ना ये चीज. अगर मान लीजिए असेट्स की वैल्यू ड्रॉप होती है, इफ असेट्स वैल्यू इस एग्जांपल में फिर ड्रॉप्स बाय इवन 5%, तो उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा. इसका क्या मतलब होता है कि बैंक्स अगर बहुत ज्यादा लेवरेज रेशियो यूज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा, बहुत रिस्की बिजनेस होगा. हायर लेवरेज मीन्स हायर रिस्क, है ना. तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने बोला कि लेवरेज रेशियो फिक्स करके रखेंगे. the amount of leverage that a bank can keep, it will be fixed. Usually
10 to 12% के बीच में लेवरेज रेशियो को फिक्स रखने का प्रोविजन, आरबीआई ने 10 to 12% के बीच में लेवरेज रेशियो को फिक्स करने का प्रोविजन रखा है। ठीक है। बैंक्स एसेट मतलब इट कैन हैव 10 times द वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल। बैंक एसेट्स कैन ओनली बी 10 times द वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल। लेवरेज रेशियो बहुत हाई, जैसे कि लेहमैन ब्रदर्स का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, लेहमैन ब्रदर्स का, तो उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने लेवरेज रेशियो बहुत हाई रखा था, अराउंड मोर देन 30%। लेहमैन ब्रदर्स का लेवरेज रेशियो था। तो फिर जब क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू कम हुई इवन बाय 3%, जब उसकी वैल्यू कम हुई तो पूरा कैपिटल उनका वाइप आउट हो गया था। उसी की वजह से ये क्राइसिस हुआ था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का। ठीक है, इसीलिए सब प्राइम क्राइसिस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि लेवरेज रेशियो को 10 to 12% के बीच में ही रखना चाहिए। इट शुड बी इन रिलेशन टू द बैंक कैपिटल। ठीक है, क्लियर। ये सारे फॉर्मुलेज याद कर लो, नोट कर लो, इनको यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब आज के लिए हमारे पास टाइम कम हो गया है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था स्टार्ट में। इस चैप्टर में बाकी जो टॉपिक्स है, ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है, उसके अलावा कौन से एरियाज है, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, पूरे थ्योरेटिकल है। एसेंशियल फैक्टर्स फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। आप क्या करो, आज आप टाइम लो, थोड़ा सा 10 मिनट लो, मैं इसको अपलोड करवा दूंगी 12 बजे से पहले। इस पीपीटी को अपलोड करा दूंगी 12 बजे से पहले, आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे। ठीक है, जितने इसमें दिए हुए हैं, किस तरीके से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। देन वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स टुमारो, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो, बिकॉज पूरा थियोरिटिकल है, अगर मैं उसी को समझाऊंगी तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज छोटे बच्चे तो है नहीं, हम लोग समझ में तो आ ही जाना है। ठीक है, तो इसको रीड करके आएंगे आपको। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? बताइए। नो मैम, ठीक है, वी कैन कंटिन्यू नाउ। अरे नहीं, टाइम कम हो गया है, मुझको भी ऑफिस के लिए निकलना है। आप लोग को भी तैयारी करनी होगी, आप लोग को भी निकलना होगा, 7:30 ऑलरेडी हो गया है। ये जो थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है वो आप पढ़ के आओगे, हम इसको कल डिस्कस करेंगे क्लास। ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है रिटेल बैंकिंग में, उसको याद ही करना। आप पढ़ के आओगे, कोई भी डाउट होगा कल हम लोग डिस्कस करें। चलिए, नाउ वील एंड द क्लास। ओके, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।